हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने कार्नोट साइकिल और कार्नोट थ्योरम और उसके न्यूमेरिकल्स किए थे। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में हमने दो टर्म्स U एंड H दैट इज इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी के बारे में पढ़ा था, सिमिलर वे में जो सेकेंड लॉ है उसमें हम एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे। एंट्रोपी को हम S से डिफाइन करेंगे, जो भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहले बेसिक की बात करते हैं कि क्या होती है एंट्रोपी और कहां से स्टार्ट करेंगे। इससे पीछे हमने क्या पढ़ा है, कार्नोट साइकिल। तो मैं कार्नोट साइकिल का ही रिजल्ट ले रही हूँ। अपने कार्नोट साइकिल में ये चीज पढ़ी थी, दैट इज Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2। ये चीज कहां से है, फ्रॉम कार्नोट साइकिल। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, Q2 को Q2 से डिवाइड करो तो ऐसे आ सकता है 1 माइनस Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू 1 माइनस T1 अपॉन T2। डन। और अगर मैं 1 को यहां से एडजस्ट कर दूं तो क्या आ जाएगा, और 1 को यहां से हटा दिया तो वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ गई, डन। थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करते हैं, 1 वाली टर्म एक साथ ले सकते हैं और 2 वाली एक साथ, तो ये ऐसे आ जाएगा। डन। 1/1 इज इक्वल टू 2/2। सपोज करो तीसरा भी कुछ होता तो 3/3, 4/4, और ये वैल्यू कब बराबर आएगी, इसका मतलब है यहां पर Q/T की टर्म क्या है, कांस्टेंट। दैट मीन्स दिस टर्म इज कांस्टेंट। इसका मतलब है जो हीट अब्सॉर्ब हो रही है या फिर लॉस्ट हो रही है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, ये प्रोसेस हमने रिवर्सिबल प्रोसेस किया था ना, यानी उसी की बात कर रहा है। यानी कि हीट अब्सॉर्ब्ड और लॉस्ट आइसोथर्मली और रिवर्सिबली एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम। मीन्स वो हीट का एब्सॉर्ब होना या लॉस्ट होना एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमारा क्या आ गया, कांस्टेंट वैल्यू आ गई। क्लियर। अब मान लो हमारे पास दो तरह की हीट है, ये तो जस्ट जनरल हमने निकाल लिया कि इट इज क्या है, कांस्टेंट। अब एक सिस्टम है, जैसे हम कहते हैं ना सिस्टम है, एक सराउंडिंग है, तो अगर एक ने हीट अब्सॉर्ब किया है तो दूसरे ने हीट लॉस की होगी। ठीक है, सपोज करो Q2 क्या है, हीट अब्सॉर्ब है, एट टेम्परेचर T2। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये हीट अब्सॉर्ब है, तो अगर ये हीट अब्सॉर्ब है तो कुछ ना कुछ हीट किसी की लॉस भी तो हुई होगी, तो ये हीट लॉस्ट है एट टेम्परेचर T1। डन। एक लॉस है और एक क्या किया, अब्सॉर्ब किया। अब जो अब्सॉर्ब वाली वैल्यू है वो क्या होगी, पॉजिटिव, लॉस हुआ तो माइनस होगी। दैट मीन्स दिस टर्म इज इक्वल टू माइनस Q1/Q2। लॉस्ट के साथ क्योंकि कुछ खो गया तो यानी कि नेगेटिव हो गया। डन, ये चीज आ गई। ये तो ऊपर वाले सी लिया ना, क्योंकि सारी वैल्यूज बराबर थी। अब ये टीज मैं इधर लेके जा सकती हूँ। अगर मैं इसे थोड़ा सा चेंज करूँ तो क्या लिखूंगी, Q2 प्लस Q1/T1 इज इक्वल टू 0। मैं ये टर्म को इधर लेके चली गई, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखो 1/1 प्लस 2/2, ऐसे कोई 3/3 होता तो 4/4 होता, सबका ऐसे सम आता रहता मेरे पास। यानी ये क्या हो गया, सम हो गया। सम हुआ तो मैं इसे ऐसे लिखती हूँ, समेशन Q/T इज इक्वल टू 0। मीन्स इनका जो सम है वो क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। अब ये सम कैसे 0 आएगा, इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक पाथ ले लेते हैं। जैसे हमेशा हम करते थे ना, जब हमने वर्क की बात की थी कि वो कैसा फंक्शन है, तब भी हमने किया था सेम वे से। तो मैं एक प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ ले रही हूं। मुझे एक पॉइंट ए से लेके एक पॉइंट बी तक जाना है।
डन। इस ए से बी तक जाना है तो आपको सिंपली नहीं जाना, हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, कार्नोट से। और जो कार्नोट का साइकिल होता है हम उसे ऐसे बनाते हैं ना, इस तरह से डिक्रीज, ये मेरा कार्नोट साइकिल है। हम क्या करेंगे, इस पूरे पाथ को छोटे छोटे स्मॉल कार्नोट साइकिल्स में डिवाइड करेंगे। मैंने इस पूरे स्मॉल कार्नोट साइकिल्स में डिवाइड कर दिया, जैसे ये आ गया। अब अलग अलग कार्नोट साइकिल आ गए, ठीक है। तो एक पूरे पाथ को हमने क्या किया, छोटे छोटे कार्नोट साइकिल में डिवाइड कर दिया। अब कार्नोट साइकिल क्या होता है, रिवर्सिबल साइकिल होता है। रिवर्सिबल साइकिल मीन्स जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पर वो क्या आ जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। तो एक रिवर्सिबल साइकिल है, छोटे छोटे कार्नोट साइकिल में डिवाइड कर दिया। तो हर किसी के लिए एक कार्नोट साइकिल का कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, और जब रिजल्ट आएगा, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, तो आप देखोगे इस चीज से कि ये जो वैल्यू आती है वो हमारी Q/T क्या आती है, 0 आती है। जब आप सारे रिजल्ट्स निकालोगे और इसे फाइंड आउट करोगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस टर्म इज 0। एक के लिए पॉजिटिव, दूसरे के लिए नेगेटिव, तो वही सम चीजें आ गई। सारों को इक्वल करते जाओगे, इक्वेट करोगे, एक साइड लेके आओगे, तब हमारा सम क्या आ जाएगा, 0 वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। तो यहां से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब मान लो इसी कार्नोट साइकिल को हमने इनफाइनाइट नंबर में, या तो दिख रहे हैं ना कि 4-5 साइकिल में डिवाइड किया, एक बहुत बड़ा पाथ है और उसे इनफाइनाइट नंबर में डिवाइड किया। इनफाइनाइट नंबर में कार्नोट साइकिल को डिवाइड किया, तो अगर हम सारे का तो वैल्यू नहीं ले सकते तो हम क्या लेंगे, एक स्मॉल चेंज, यानी मैं लिख सकती हूँ समेशन ऑफ dQ/T इज इक्वल टू 0, यानी किसका जो स्मॉल चेंज होगा वो वैल्यू भी क्या आएगी, 0। एक लार्ज चेंज भी ले लिया और एक स्मॉल चेंज भी ले लिया। क्लियर। अब इसी पाथ ए से बी वाले पाथ के लिए बात करो। मेरे को पहले क्या करना है, ए से बी तक जाना है और फिर वापस बी से ए तक आना है, तभी तो मेरा साइकिल पूरा होगा। कैसे, पहले मैं ए से बी तक गई, फिर बी से वापस ए तक आई, तो यही मेरा पाथ है, ए से बी एंड देन वापस बी से ए। तो इस पूरे पाथ के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, समेशन dQ/T इज इक्वल टू, एक बार इस पाथ के लिए ए से बी तक प्लस यही वैल्यू किसके लिए, बी से ए तक, और ये वैल्यू किसके है, बराबर है 0 की। अगर ये वैल्यू 0 के बराबर है तो ये प्लस का साइन हटाकर एक टर्म को मैं उधर ले जा सकती हूँ। तो ये आ जाएगा समेशन ए से बी dQ/T इज इक्वल टू माइनस समेशन बी से ए dQ/T। ये तो जस्ट स्मॉल चेंज के लिए लिया, अगर कंप्लीट चेंज होता तो क्या होता, Q/T, ये भी क्या होता, Q/T, है ना। और ये वैल्यू किसके लिए होती, पाथ कौन सा है, ए से बी तक, और ये कौन सा है, बी से ए तक। इसका मतलब है जो Q/T की वैल्यू ए से बी तक पाथ की आ रही थी वो बराबर है उसके रिवर्स के, बट नेगेटिव साइन के साथ। डन। अब देखो यहां से एक चीज तो कंफर्म होगी कि जो इसकी वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करी है, ए एंड बी के ऊपर, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर। इसका मतलब जो हमारा ये फंक्शन है Q/T, ये क्या है, एक स्टेट फंक्शन। स्टेट एंड पाथ फंक्शन हमने लास्ट टाइम पढ़े थे। स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, वो होते हैं स्टेट फंक्शन। और जो पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं, मीन्स हम किस वे से गए, वो कौन से होते हैं, हमारे पाथ फंक्शंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, सेम। इसका मतलब अपनी इनिशियल एंड फाइनल स्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। क्लियर। तो ये हमारी वैल्यू क्या है, एक स्टेट फंक्शन आ गई। ठीक है, अब स्टेट फंक्शन आई तो ये जो Q/T है, एक बार ए से बी तक है और एक बार बी से ए तक, तो मेरे पास दो पार्ट हो गए ना, एक हो गया स्टेट ए, एक हो गया बी। इस Q/T को हम लिखते हैं S।
दिस एस इज एंट्रोपी। इसका मतलब ये जो एंट्रोपी आ रही है ये हमारी क्या है, एक स्टेट फंक्शन। अगर स्टेट फंक्शन है तो चेंज इन एंट्रोपी को हम क्या लिखेंगे, बी माइनस ए। जैसे आप यू में लिखते थे, यू इज अ स्टेट फंक्शन ना, तो u2 माइनस u1। अब हमने ए बी का एग्जाम्पल लिया है तो b माइनस ए लिखेंगे। अब 1 2 ले लोगे तो अब 1 माइनस 2 और 2 माइनस 1 लिखोगे। ठीक है, अप टू यू। तो यानी कि एंट्रोपी हमारी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, जिसमें वैल्यू कहां से चेंज हो रही है, फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू दी फाइनल स्टेट। क्लियर। और दूसरा ये एंट्रोपी किसके बराबर है, दिस एंट्रोपी इज मतलब इज इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब isothermally and reversibly divided by at absolute temperature। ये हीट अब्सॉर्ब है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, और ये क्या है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे बात करें। इन दोनों का जो रेशियो है वो हमारा क्या है, एस एस यानी कि एंट्रोपी। ठीक है। अब जो हमारा कार्नोट साइकिल है वो कैसा साइकिल है, एक रिवर्सिबल साइकिल, जिससे हमने इसे स्टार्ट किया। अगर ये एक रिवर्सिबल साइकिल है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी। एंड फॉर स्मॉल चेंज डी एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी। आ गया। तो एस क्या है हमारा, क्यू बाई टी। ठीक है। अब एस आ गया यानी कि एंट्रोपी आ गई, तो इसके कुछ ना कुछ यूनिट्स भी होंगे। तो अगर मुझे इसके यूनिट्स निकालने हैं तो हमारे इसके यूनिट्स क्या आएंगे, व्हाट इज क्यू, क्यू इज हीट, हीट क्या होती है कैलोरीज में होती है, और टी क्या है टेम्परेचर, जो किसमें होता है डिग्री में। तो इसके जो यूनिट्स आएंगे वो हमारे होंगे कैलोरीज पर डिग्री। डन। अब हमने ये तो निकाल लिया कि स्टेट फंक्शन है। हमारे पास टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज भी होती थी कि इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है। एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। इंटेंसिव वो प्रॉपर्टी होती थी जो नेचर पे डिपेंड करती थी, और एक्सटेंसिव वो प्रॉपर्टी हुआ करती थी जो अमाउंट पे डिपेंड करती थी। तो जो एंट्रोपी है वो हमारी अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट। कितना अमाउंट लिया है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये क्या है हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारी क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्लियर। इसमें जनरली जब बेसिक पे लेके चलोगे तो हम हमेशा सब्सटेंस को 1 मोल लेते हैं। क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज हो सकता है। तो जब 1 मोल लिया तो हम इसे कैलोरी पर डिग्री तो है ही, साथ में क्या लिखेंगे, पर मोल। तो फॉर्मूला आ जाएगा कैलोरी पर डिग्री पर मोल। तो मैं इसे लिख सकती हूँ कैलोरी का डिग्री यानी कि केल्विन का इनवर्स और मोल का इनवर्स। और अगर हीट जो आपकी है वो कैलोरीज में ना होकर जाउल में है तो आपका क्या आ जाएगा, जाउल डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये हमारे इसके यूनिट्स आ गए। क्लियर। क्योंकि अमाउंट के ऊपर डिपेंड करी तो अमाउंट पे डिपेंड करी तो ये क्या होगी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर। तो ये आ गई हमारी कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। अब इसी में बात करते हैं एंट्रोपी चेंज फॉर अ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। सबसे पहले बात करेंगे फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस। अब सपोज करो एक प्रोसेस क्या है, पूरी तरह से रिवर्सिबल है। अब हमेशा क्या मानना है, एक तो होगा सिस्टम, एक होगी सराउंडिंग। सिस्टम वो जिसके ऊपर हमारा वर्क कर रहा है, मीन्स अंडर कंसिडरेशन है, और सराउंडिंग यानी कि यूनिवर्स का जो रेस्ट पार्ट है वो हमारी क्या होगी, सराउंडिंग होगी। ठीक है। तो जो सिस्टम है यानी वो मेन काम कर रहा है, तो हीट जो होगी एब्जॉर्ब होगी, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम
प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। अगर एक ने हीट अब्सॉर्ब किया तो दूसरे ने हीट क्या करनी है? लॉस करनी है। हीट लॉस्ट बाय, ये सिस्टम का काम है लेना, तो सराउंडिंग का काम क्या? देना। डन। अभी हमने ये चीज पढ़ी थी पीछे, एक हीट को मैं क्यों रिवर्सिबल ले रही हूं। अभी मैंने पीछे कहा था, यहाँ पे देखो, एक ने हीट अब्सॉर्ब की थी, एक ने हीट लॉस की, तो एक पॉजिटिव आया था और एक हमारे पास क्या आया था? नेगेटिव आया था। तो सेम चीज में चलेंगे। इसका मतलब जब हम डेल्टा एस किसके लिए निकालेंगे? सिस्टम के लिए, तो हो जाएगा क्यू रिवर्सिबल बाय टी। और जब हम निकालेंगे सराउंडिंग के लिए तो जगह माइनस क्यू रिवर्सिबल बाय टी। जो अब्सॉर्ब करेगा वो पॉजिटिव, जो लॉस करेगा वो नेगेटिव। ये चीज हमने पीछे भी पढ़ी है। जहां पर अब्सॉर्ब हुआ था, यहाँ भी देखो अब्सॉर्ब हुआ था पॉजिटिव, दूसरी वैल्यू क्या आई थी? नेगेटिव, जिसने लॉस किया था। सेम वही चीज हमें यहाँ पर करनी है। क्लियर? अभी आ गया मेरे पास ये सिस्टम की सराउंडिंग की। तो टोटल क्या है? टोटल एंट्रोपी क्या है? सम ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग। डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, दोनों का सम कर दो। सिस्टम की वैल्यू क्या है? क्यू रिवर्सिबल बाय टी, और इसकी वैल्यू क्या है? माइनस क्यू रिवर्सिबल बाय टी। डन। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों कैंसिल आउट हो गए। इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ गई? 0। और ये वैल्यू किसके लिए 0 आई? फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। मीन्स हम कह सकते हैं फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस नेट या टोटल एंट्रोपी ऑफ अ कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट किसकी? ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज 0। मीन्स इसमें क्या आ गया? नेट एंट्रोपी इज 0। यानी कि फॉर अ रिवर्सिबल स्टेट द नेट एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज 0। यहां पर इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0 फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर? अब आते हैं फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जो सिस्टम है उसकी वैल्यू तो जो हीट अब्सॉर्ब कर रहा है सेम चीज रहेगी ऊपर वाली, वो रिवर्सिबल होगी। और जो सराउंडिंग वाला पार्ट होगा कि हीट लॉस्ट बाय, वो होती है हमारी इरिवर्सिबल। मीन्स हमें कोई एक पार्ट इरिवर्सिबल लेना था, हमने सराउंडिंग वाला लिया। सिस्टम हमारा क्या अभी भी रिवर्सिबल है। क्लियर? तो फिर से वैल्यू लिखो, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम ये किसके बराबर होगी? क्यू रिवर्सिबल बाय टी। और सराउंडिंग की क्या हो जाएगी? लॉस हुई माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाय टी। आगे दोनों वैल्यू अब फिर से करो। टोटल एंट्रोपी जैसे ऊपर किया था वो क्या आ जाएगी? क्यू रिवर्सिबल बाय टी माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाय टी। क्लियर? ये टोटल किसके बराबर है? टोटल यानी कि डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। बिकॉज यहां से हम रिजल्ट नहीं निकाल पाए क्या आई वैल्यू, 0 आई, इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, क्या आई हमें नहीं पता, बिकॉज अभी दोनों अलग है, एक रिवर्सिबल में एक इरिवर्सिबल में। अब हमने बैक पे चलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने वहां पर पूरे चैप्टर में एंथैल्पी के इंटरनल एनर्जी यू के बारे में पढ़ा था, विच इज द सम ऑफ क्यू एंड डब्ल्यू। ये क्यू तो यहाँ पर है, एक डब्ल्यू भी था दैट इज वर्क। और वहां हमने पढ़ा था फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस मैक्सिमम वर्क होता है। ठीक है, वी नो दैट फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस वर्क इज मैक्सिमम।
यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर वर्क मैक्सिमम है, इसका मतलब W ऑफ रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन W ऑफ इरिवर्सिबल। ये चीज हमने फर्स्ट लॉ में भी पढ़ी थी कि जहां पर हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस आएगा उसका वर्क डन हमेशा क्या होगा, हमारा मैक्सिमम होगा, और जहां पर भी इरिवर्सिबल आएगा उसका मिनिमम होगा। तो मैंने वही चीज यहां पर यूज कर ली। अब हमें पता है U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये चीज हमने निकाली थी ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में। सेम वहां से इसे लेते हैं, चेंज की बात करते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो मैं इसे इन टर्म्स ऑफ इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल दोनों में अलग अलग ले रही हूं, यानी कि डेल्टा U आ गया चेंज इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल माइनस W रिवर्सिबल इज इक्वल टू क्यू इरिवर्सिबल माइनस इरिवर्सिबल। जितना लॉस आएगा उतना ही गेन आएगा, तो ये वैल्यू बराबर होगी। वहां फर्स्ट लॉ में बोला था नो हीट चेंज, ना तो हीट अब्सॉर्ब होती है ना लॉस्ट होती है। टोटल सिस्टम की जो वो एनर्जी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो वही एनर्जी हमने यहाँ पे ले ली, फिक्स ले ली। अब देखो हमने कहा क्यू रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन दिस, यूज इक्वेशन 2 हियर। इक्वेशन 2 हियर यहाँ पे यूज करने पे क्या आएगा, दिस इज ग्रेटर देन दिस, ये बड़ा है इसकी कंपैरिजन में, तो इसका मतलब है क्यू ऑफ रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन क्यू ऑफ इरिवर्सिबल। जब इन्हें कंबाइन कर दोगे तो ये चीज आ जाएगी, ये बड़ा था ऑलरेडी, ये बड़ा है तो इसकी वैल्यू ये बड़ा हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस। आई मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में ये चीज पड़ी है, रिवर्सिबल वैल्यू पड़ी है इरिवर्सिबल से। तो यहां देखो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस, यूज दिस इन इक्वेशन 1। अगर मैं इक्वेशन 1 में यूज करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, क्यू ऑफ रिवर्सिबल बाय टी इज ग्रेटर देन क्यू ऑफ इरिवर्सिबल। अगर नहीं भी यूज करना तो इसी को बाय टी से दोनों साइड डिवाइड कर दो, हमारे पास सेम चीज आ जाएगी। अगर ये इससे गड़ा है तो ये टर्म मैं इधर ले जाके माइनस कर सकती हूँ, क्यू ऑफ रिवर्सिबल बाय टी माइनस क्यू ऑफ इरिवर्सिबल बाय टी इज ग्रेटर देन 0। और ये चीज क्या थी, ये किसकी वैल्यू है, ये है सिस्टम की, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। और ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा एस किसकी, सराउंडिंग की। ये वैल्यू किसकी आ गई, बराबर 0। जैसे पिछले वाले में ये वैल्यू 0 आई थी, इसमें ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई है। इसका मतलब है फॉर अ इरिवर्सिबल प्रोसेस द नेट एंट्रोपी चेंज, यानी कि कंबाइंड स्टेट सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, नेट इंक्रीज इन एनर्जी का क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है। अब जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं दे आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। ठीक है, अब वो थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल है, जैसा हमने स्टार्टिंग में बोला था। थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल मीन्स ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन एंट्रोपी। मीन जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हमने क्या कहा था, थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। इसका मतलब उनमें क्या होगा, नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी। ये चीज हमने पहले स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में पढ़ी थी, जहां पर हमने वाटर का कि हाई से लो कैसे आएगा, लो से हाई कैसे जाएगा, प्रेशर की बात की थी, गैस कैसे लो से हाई प्रेशर पे जाएगी। तो वहां पर हमने पढ़ा था ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। तो इसका मतलब उनमें क्या होगा, नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी आ जाएगा। क्लियर। अब यहां से हमने ही वैल्यू निकाली। अब इससे और इससे पीछे वाले दोनों को कंबाइन कर दो फॉर अ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, वहां भी यही चीज थी, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। दिस इज ग्रेटर देन 0 और वहां क्या थी, इक्वल टू 0। तो दोनों को कंबाइन करने पे मेरे पास ये आ गया। मैंने दोनों रिजल्ट्स को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर रिवर्सिबल है तो इक्वल टू 0 और इरिवर्सिबल है तो ग्रेटर देन 0। क्लियर। अब इक्वल का साइन रिवर्सिबल के लिए आता है और 0 ग्रेटर का साइन किसके लिए आ गया, इरिवर्सिबल के लिए।
अब दो बॉडी लेते हैं, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। ए ने हीट किसे देनी है? इसको। इसका मतलब बी बॉडी क्या करेगी? हीट एब्सॉर्ब करेगी, और ए बॉडी क्या करेगी? हीट लॉस करेगी। और प्रोसेस मान लो थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल। ठीक है, ये बॉडी है हमारी अलग अलग टेम्परेचर पे। ठीक है, जिसने हीट लॉस करनी है यानी वो हाई टेम्परेचर पे होगा, और ये क्या होगी? लो टेम्परेचर पे। क्लियर? तो इनका एंट्रोपी चेंज निकालो। एंट्रोपी चेंज ऑफ बॉडी ए बॉडी की बात करते हैं, लॉस हुआ, इसका मतलब है माइनस। क्यू रिवर्सिबल है, टेम्परेचर इज T2, यानी ये हमारा क्या है? सोर्स, और ये हमारा क्या है? सिंक। अब ले लो एंट्रोपी चेंज ऑफ बॉडी बी, क्या जाएगा? क्यू रिवर्सिबल बाय T1, साइन इज पॉजिटिव बिकॉज हीट क्या हुई है? अब्सॉर्ब हुई है। और टोटल निकालना, और टोटल एस, तो टोटल एंट्रोपी कितनी आ जाएगी? इन दोनों का सम, इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू कितनी आई, दोनों का सम कर दो। तो ऊपर वाला माइनस क्यू रिवर्सिबल बाय T2 प्लस क्यू रिवर्सिबल बाय T1। अब दोनों में क्यू रिवर्सिबल कॉमन है, बाहर ले लिया मैंने। अंदर क्या बचा? ये वैल्यू पॉजिटिव है, मैंने बाहर आगे रख ली, और ये नेगेटिव है तो मैंने इसे पीछे रख लिया। इसे ही हम आगे यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम हमेशा सोर्स और सिंक की बात करते हैं। एक बॉडी हाई टेम्परेचर पे, एक लो, तो हाई से हमेशा लो की तरफ ही जाएगा। ठीक है, एक बॉडी हाई पे और दूसरी बॉडी लो टेम्परेचर पे, तो हीट हमेशा हाई बॉडी से लो बॉडी की तरफ ही जा रही है, तो वही चीज हमें यहाँ पे लेनी है। क्लियर? तो ये आ गई एंट्रोपी फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। अब इसी से हम आगे निकालेंगे अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे क्लासियस इनइक्वालिटी। तो our next topic is Clausius inequality. अब क्लॉजियस इनइक्वालिटी के लिए हम यूज करेंगे हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस के रिजल्ट को। हमने इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या लिया? डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज ग्रेटर देन 0। मीन्स ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है? मतलब नेट एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब दिस इज ग्रेटर देन 0। और रिवर्सिबल में वैल्यू क्या आई थी? 0। अभी ग्रेटर देन 0 था, तो हम ये कह सकते हैं सिस्टम इज ग्रेटर देन सराउंडिंग। तो ये प्लस वाला मैं उधर लेके चली गई, ये चीज आ जाएगी। क्लियर? अब सिस्टम है, एक सराउंडिंग है। अब सिस्टम और सराउंडिंग में देखो, सिस्टम ने हीट को ऑब्जॉर्ब किया होगा, सराउंडिंग ने हीट लॉस की होगी। अगर हीट लॉस की होगी तो उसका साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो वी नो दैट डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग वो किसके बराबर होगी? नेगेटिव, क्योंकि इसने अब हीट लॉस किया, क्यू बाय टी के। तो मैं इसे अब इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ। इन इक्वेशन नंबर 1 में यूज करो तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन, एक माइनस पहले था, एक माइनस यहां से आया तो प्लस हो गया। ये चीज आ गई मेरे पास बाय क्यू बाय टी। क्लियर? और फॉर स्मॉल चेंज, अगर मैं इसी को ले लू फॉर स्मॉल चेंज, ये तो कंप्लीट चेंज कर लिया गया, तो ये स्मॉल चेंज के लिए डेल्टा से डीएस हो जाएगा, डीएस ऑफ सिस्टम दिस इज ग्रेटर देन, ये क्या आ जाएगा? स्मॉल चेंज टी क्यूब बाय टी। दिस एंड दिस, दीज आर क्लासियस इनइक्वालिटी। These equations, ये इक्वेशन ले लो या ये इक्वेशन ले लो, बोथ आर क्लासियस इनइक्वालिटी की इक्वेशन। बस इसे को मैंने स्मॉल चेंज में किया, कुछ अलग नहीं किया। क्लियर? तो ये आ गया। अब इसी क्लासियस इनइक्वालिटी के एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसे समझने के लिए हम इरिवर्सिबल प्रोसेस के 2 एग्जाम्पल लेंगे। फर्स्ट हम लेते हैं स्पॉन्टेनियस एक्सपेंशन।
एक्सपेंशन है, गैस एक्सपेंड हो रही है, ठीक है। अब स्पॉन्टेनियस एक्सपेंशन के भी दो पार्ट्स ले लेते हैं, एक लेते हैं एडियाबैटिक, दूसरा लेते हैं आइसोथर्मल। तो पहला पार्ट लेते हैं फॉर अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक मतलब हीट चेंज क्या होगा, 0। एडियाबैटिक है, हीट चेंज 0, यानी दिस टर्म इज 0। अब ये टर्म 0 है, ऊपर वाली इक्वेशन को यूज कर लो एंड मार्क इट इक्वेशन नंबर 2 and 3। बार बार ना लिखने के बजाय हम 2, 3 को यूज करेंगे। यूज दिस इन इक्वेशन 2, 3। 3 में यूज किया, इसका मतलब दिस टर्म इज 0, ये 0 हुआ तो दिस टर्म इज ग्रेटर देन 0। डी एस ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब जो एंट्रोपी है सिस्टम की वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। डन। अब दिस टर्म इज 0, डी क्यू इज इक्वल टू 0। अगर ये टर्म 0 है तो सराउंडिंग की वैल्यू क्या हो गई, 0, बिकॉज क्यू इज 0 ना, तो सराउंडिंग क्या होगी, 0। एंड ये वैल्यू क्या आ गई, 0। अब डी एस क्या है, टोटल, दैट इज द सम ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सराउंडिंग की वैल्यू क्या है, 0, तो ये किसके बराबर आ गया, ओनली सिस्टम, बिकॉज ये वैल्यू क्या है, 0, तो ये किसके बराबर आ गया, ओनली सिस्टम। डन। और दिस टर्म इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब जो टोटल वैल्यू है वो भी ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। एस डी एस ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन 0, सो डी एस ऑफ टोटल इज ग्रेटर देन 0। क्लियर। आगे वैल्यू हमारे पास। अब स्पॉन्टेनियस एक्सपेंशन में ही हम दूसरा पार्ट ले लेते हैं, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल मतलब कि इसमें जो टेम्परेचर का चेंज है वो क्या होगा, 0 होगा। अब टेम्परेचर चेंज 0 है तो हम लेते हैं डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। ये हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब गैस फ्रीली एक्सपेंड हो रही है, अगर गैस फ्रीली एक्सपेंड हो रही है, फ्री एक्सपेंशन है, फॉर फ्री एक्सपेंशन डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 0। डन। डी डब्ल्यू 0 है। दूसरी चीज हमें फर्स्ट लॉ से पता है डी यू की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। चेंज 0 है, इसका मतलब डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, या हम कह सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। अब फॉर फ्री एक्सपेंशन दिस वैल्यू इज 0, सो यहां से आ सकता है डी क्यू की वैल्यू क्या गई, 0। अगेन अब डी क्यू 0 आया तो पूरा प्रोसेस बिल्कुल पीछे वाले की तरह आ गया। अगर डी क्यू 0 है, इसका मतलब जो डी एस ऑफ सराउंडिंग है दैट इज इक्वल टू 0, और जो डी एस ऑफ सिस्टम है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और डी एस ऑफ टोटल इज इक्वल टू ओनली डी एस ऑफ सिस्टम, और डी एस ऑफ टोटल इज ग्रेटर देन 0, सेम एज प्रीवियस, सेम एज above एग्जाम्पल। ये आइडियाबैटिक वाला क्लियर। ये कैसे आया हमारे पास, ठीक है। तो यह तो आ गया हमारे पास स्पॉन्टेनियस जब हमने एक्सपेंशन की। अब इसी में स्पॉन्टेनियस कूलिंग करते हैं, तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो मेरा पहला एग्जाम्पल था, अब दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं, स्पॉन्टेनियस कूलिंग। अब स्पॉन्टेनियस कूलिंग लेनी है, यानी कि दो बॉडी लेनी पड़ेंगी अलग अलग टेम्परेचर पे। तो एक लेते हैं हाई टेम्परेचर पे, सोर्स का जो टेम्परेचर है वो है T2 और सिंक का टेम्परेचर है दैट इज T1। अभी हमने पीछे किया, इधर से इधर हीट ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो एक की वैल्यू नेगेटिव, एक की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो जो एंट्रोपी चेंज आएगा
of source, that is equal to minus dq by T2, और entropy change of sink is equal to plus dq by T1. यही चीज आएगी मेरे पास, ठीक है। ये जैसे अभी मैंने पीछे ए बी बॉडी का निकाला था ना, सिमिलर वैसे आपने करना है, ठीक है। तो डी एस ऑफ टोटल, तो टोटल इन दोनों का सम है, तो सम कर दो माइनस डी क्यू बाई T2 प्लस डी क्यू बाई T1। डी क्यू कॉमन है, बाहर ले लिया, अंदर बचा 1 माइनस T1 माइनस 1 बाई T2। यही चीज मैंने अभी पीछे निकाली थी, यहाँ पर हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे लेकर मैंने ये चीज निकाली थी। दिस इज सिमिलर, ठीक है, मेरे पास ये आ गई। अब मुझे पता है जो T2 है यानी कि सोर्स है वो हाई टेम्परेचर है, दैट मीन्स T2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन T1। अगर ये वैल्यू ग्रेटर है तो जब इसका एलसीएम लोगे ये कुछ ऐसा आ जाएगा, डी क्यू T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। समझाने के लिए कर रहे हैं। अब ये बड़ा है यानी कि पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अंदर भी ये टर्म बड़ी आ गई, इसका मतलब जो डी एस ऑफ टोटल है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। पूरा रिजल्ट पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब पॉजिटिव आया तो इंक्रीज इन एंट्रोपी, नेगेटिव आता तो डिक्रीज इन एंट्रोपी। मीन्स अगर कूलिंग की भी बात करो तो उसमें भी एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। डन। तो ये आ गया हमारा फॉर स्पॉन्टेनियस कूलिंग के लिए क्लासेस इनइक्वालिटी को हमने निकाल लिया। अब यहीं से हम अपनी डिफाइन पढ़ते हैं फॉर एंट्रोपी चेंज फॉर अ यूनिवर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स। अब हमने पीछे पढ़ा कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है दे आर आइसोथर्मली थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल, मीन्स उनमें क्या हो रही है, एंट्रोपी का चेंज हो रहा है। अब एंट्रोपी चेंज हो रहा है, मैक्सिमम सारे प्रोसेसेस इसी कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब है जो एंट्रोपी है यूनिवर्स की वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एंट्रोपी क्या आ रही है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। ये चीज आ गई हमारी जो मेन डिफाइन है सेकंड लॉ की, जिसे हमें आगे यूज करना है। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, बॉडी में कितनी ज्यादा रैंडमनेस आई वो क्या है हमारी एंट्रोपी। ये तो होगी सेकंड लॉ की डिफाइन। फर्स्ट लॉ ने हमें क्या कहा था, फर्स्ट लॉ ने कहा था एनर्जी उसने कहा था जो एनर्जी चेंज है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। इसने कहा एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो दोनों को कंबाइन कर दो, ऑन कॉम्बिनेशन कह सकते हैं द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट वेयर एज एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स is continuously increasing, ठीक है, and leads to maximum randomness। और इससे क्या आ रहा है, मैक्सिमम रैंडमनेस की तरफ हम मूव करते जा रहे हैं। मीन्स ओवरऑल जो हमारा आज का पार्ट था इसमें हमने एंट्रोपी को पढ़ा और एंट्रोपी कैसे चेंज हो रही है रिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल के लिए, उस चीज को हमने स्टडी किया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इसी एंट्रोपी को के अलग अलग रिजल्ट्स को निकालेंगे, मीन्स इसके डेरिवेशन और न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।